मैं तो पढ़ लूंगा जो सर। बेटे हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में एसिडिक नेचर और अल्कोहल के बेसिक नेचर की बात की थी। अब हम लोग बेसिक नेचर ऑफ एमीन्स की बात करेंगे। एमीन्स का बेसिक नेचर कैसे देखें, जरा ध्यान दीजिए। बेसिक नेचर ऑफ एमीन्स। एमीन्स स्पेशल क्लास के फंक्शनल ग्रुप हैं जो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी इनका जो नेचर है वो कार्बन पर डिपेंड नहीं करता। अगर मैं प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शरी अल्कोहल की बात करूं तो दैट डिपेंड अपॉन द कार्बन एटम। लेकिन एमीन्स में ऐसा नहीं। एमीन्स रिप्रेजेंट 3 डिफरेंट फंक्शन ग्रुप्स। RNH2 अगर लिखा हुआ है तो इट इज प्राइमरी। RNH2 अगर लिखा है तो इट इज प्राइमरी। RNHR लिखा है तो इट इज सेकेंडरी। और अगर RNRR ऐसे लिखा हुआ है तो इट इज टर्शरी। प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन और टर्शरी अमीन ये कार्बन पे डिपेंड करते। ये 3 डिफरेंट फंक्शन ग्रुप्स। NH2 प्राइमरी अमीन है, कहीं पर भी लगा हो, आइदर ऑन द प्राइमरी कार्बन और ऑन द सेकेंडरी कार्बन और ऑन द टर्शरी कार्बन। NH इसके दोनों तरफ बाइवेलेंट ग्रुप है, दोनों तरफ जो एल्काइल ग्रुप्स लगे हैं उस पर लगा हुआ कार्बन कुछ भी हो सकता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। सिमिलर टर्शरी अमीन में R कुछ भी हो सकता है। अब जरा इनकी बात करते हैं कि ये इनका बेसिक नेचर डिपेंड कैसे करता है। हम जानते हैं कि R ग्रुप कंटेन प्लस I इफेक्ट। तो पहली बात कि R ग्रुप हैज प्लस I इफेक्ट। तो अगर मैं R ग्रुप का प्लस I की बात करूं तो जरा ध्यान से देखिए। एक तरफ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन को डोनेट करेगा, नाइट्रोजन के पास ऑलरेडी लोन पेयर अवेलेबल और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसको मिल रही है। यहां दो दो तरफ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट होगी, सेकेंडरी अमीन, और यहां 3 तरफ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट होगी, टर्शरी। तो ऑन द बेसिस ऑफ ओनली आई इफेक्ट, अगर सिर्फ आई इफेक्ट की बात करें तो ऑन द बेसिस ऑफ ओनली आई इफेक्ट, अगर बच्चों सिर्फ आई इफेक्ट की बात करूं तो उस केस में क्या हो, ध्यान से देखिए। टर्शरी अमीन will be most basic, then secondary amines, then primary। और एक और ऐड करता हूं मैं, अमोनिया, ये लीस्ट बेसिक हो। अमोनिया का ही हाइड्रोजन हटा के तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमीन बनाए। लेकिन क्या सिर्फ आई इफेक्ट ही काम करेगा? एक जगह काम करेगा, बता।
लिखिए एप्लीकेबल इन गैसियस फेज। याद रखना, अगर एमीन्स का बेसिक नेचर आपसे गैसियस फेज में पूछा गया है तो यही ऑर्डर होगा, टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। और उसके बाद मतलब जितना ज्यादा प्लस आई बढ़ता चला जाएगा, बेसिक नेचर उतना बढ़ता चला जाएगा। लेकिन बात यह है कि एमीन्स का बेसिक नेचर जनरली हमसे एक्वस मीडियम में पूछा जाता है, गैसियस फेज में नहीं। तो इसीलिए ऐसा आपको कहीं पर भी जो है नहीं मिलेगा। रेयरली कोई क्वेश्चन में वो जबरदस्ती कह दे कि नहीं गैसियस फेज के बारे में बताओ, तो आपका आंसर ये। तो नंबर सेकंड पॉइंट जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो है, इन एक्वस मीडियम प्लस आई इफेक्ट and steric hindrance due to solvation both effect operate simultaneously। Thus, basic nature of amines changes। जरा सॉल्वेशन के इफेक्ट को भी समझिए। एक तो बल्कि ग्रुप चारों तरफ आता चला जा रहा है, और दूसरा जो अमोनिया है या एमीन है उसमें बेटे वाटर के साथ एच बॉन्डिंग होती चली है। ये ध्यान देना, वाटर के साथ एच बॉन्डिंग होती चली है, इससे सॉल्वेशन इफेक्ट क्रिएट हो रहा है। और जो ये आर ग्रुप लगे हुए हैं, ये आर ग्रुप का बल्कीनेस बढ़ता चला जाएगा। ये प्राइमरी एमीन है, सेकेंडरी एमीन एनएच हो जाएगा। तो बात यह है कि सॉल्वेशन इफेक्ट जो है स्टेरिक हिंड्रेंस को प्रमोट करेगा। अब जरा अगले पेज पर बताता हूं आपको, ध्यान दीजिए। मान लीजिए कि आपने जो है, जैसे मैं एक नॉर्मल एग्जांपल ऐसे ले लेता हूं, RNH, तो एक ही तरफ से बल्कि ग्रुप लगा। R2NH अगर लगा है तो दो तरफ से बल्कि ग्रुप लगे, और R3N अगर लगा हुआ है तो तीन तरफ से बल्कि ग्रुप लगे। अब जरा लुईस बेसिक नेचर की बात देखो। अगर कोई एसिड अपना एच आयन डोनेट करे तो ये नाइट्रोजन अपने लोन पेयर देकर उस एच आयन को एक्सेप्ट करे, मतलब प्रोटोनेशन। सीधी सीधी बात कि एसिड डालने पर कितनी जल्दी प्रोटोनेट हो गया। कोई एसिड अपना एच आयन दे, वो एच आयन इस पर अटैक कर दे। अटैक ऑफ एच आयन ही बेसिक नेचर बताए कितनी जल्दी अटैक कर दे। तो अगर हम ध्यान से देखें तो यहां सिर्फ एक बल्कि ग्रुप लगा है, ओनली वन बल्कि ग्रुप इज प्रेजेंट। यहां दो दो बल्कि ग्रुप प्रेजेंट, और यहां तीन तीन बल्कि ग्रुप प्रेजेंट। बल्कि ग्रुप क्या काम करेगा? इट विल क्रिएट द हिंड्रेंस इन द रिएक्शन प्रोसेस। बल्कि मतलब भारी, जो जगह न दे दूसरे को। बल्कि मतलब भारी, फैल जाए बहुत ज्यादा। और आपको मालूम है sp3 हाइब्रिडाइजेशन कोई 90 डिग्री का एंगल तो है नहीं, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो एज द बल्कि ग्रुप इंक्रीजेस, द प्रोबेबिलिटी ऑफ अटैक, द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोटोनेशन डिक्रीज कर जाएगी।
प्रोटोनेशन की प्रोबेबिलिटी डिक्रीज कर जाएगी, इस लोन पेयर पे अटैक नहीं हो पाएगा, मतलब बेसिक नेचर डिक्रीज कर जाएगा। तो इफ ओनली steric hindrance is taken into consideration, तो सबसे ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस टर्शरी में और सबसे कम स्टेरिक हिंड्रेंस प्राइमरी में। तो अगर स्टेरिक हिंड्रेंस कंसीडर किया जाए तो प्राइमरी मोस्ट बेसिक हो जाएगा, फिर सेकेंडरी और टर्शरी लीस्ट बेसिक हो जाएगा। लेकिन ध्यान देना, अकेला स्टेरिक हिंड्रेंस कहीं पर भी काम नहीं करता। ओनली स्टेरिक हिंड्रेंस इज नॉट एप्लीकेबल एनीवेयर, कहीं पर भी। देखो, अकेला इंडक्टिव इफेक्ट तो गैसेस फेज में काम करेगा और उस केस में टर्शरी सेकेंडरी प्राइमरी का ऑर्डर दे देगा, लेकिन अकेला स्टेरिक हिंड्रेंस ऑपरेट ही नहीं कर सकता। तो यहां पर मेन बात ये समझने वाली है, स्टेरिक हिंड्रेंस कांट ऑपरेट एलोन, बट steric hindrance can't operate alone, अकेला काम नहीं कर सकता। अगर स्टेरिक हिंड्रेंस डेवलप हो रहा है तो आई इफेक्ट तो होगा ही। तो यहां पर अगर हम ध्यान से देखें तो दो अपोजिट काम हो गए। अकॉर्डिंग टू आई इफेक्ट अगर हम देखें मेरे बच्चों, तो अकॉर्डिंग टू आई इफेक्ट टर्शरी मोस्ट बेसिक, और अगर अकॉर्डिंग टू स्टेरिक हिंड्रेंस देखें तो टर्शरी लीस्ट बेसिक। तो इसके सॉल्वेशन इफेक्ट कारण होता क्या है कि जो सेकेंडरी अमीन है वो दोनों तरफ से फायदे में आ जाता है, क्योंकि उसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी अच्छी मिल रही है और अटैक की प्रोबेबिलिटी भी अच्छी मिल रही है, प्रोटोनेशन आसानी से हो सकता है। आप कहोगे सर प्रोटोनेशन तो प्राइमरी में भी आसानी से हो सकता है, स्टेरिक हिंड्रेंस में काफी कम है। हाँ, हो सकता है, लेकिन वहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी उतनी नहीं है जितनी सेकेंडरी अमीन में। तो सेकेंडरी अमीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी बढ़ गई और प्रोबेबिलिटी ऑफ अटैक भी बढ़ गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोटोनेशन भी बढ़ गई। तो सेकेंडरी अमीन सबसे ज्यादा फायदेमंद, और सेकेंडरी अमीन पर प्रोटोनेशन काफी आसानी से होता है। मेरे कहने का सीधा सीधा मतलब है कि टर्शरी अमीन में तो स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा बढ़ने के कारण प्रोटॉन अटैक की साइट नहीं मिल पाती, एचआयन अटैक नहीं कर पाता। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा है, मैं मानता हूं, लेकिन ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से अटैक हो जाए उसके लिए साइट भी तो होनी चाहिए, अटैक के लिए जगह ही नहीं, स्टेरिक हिंड्रेंस काफी ज्यादा। आप ये समझिए कि आपके अकाउंट में पैसा है लेकिन आप एटीएम का पिन भूल गए, खूब पैसा, अरबों खरबों रुपए, एटीएम का पिन भूल गए, क्या करोगे? यहां साइट ही नहीं अटैक, टर्शरी अमीन में अटैक की कोई साइट नहीं दिखाई देती, रेयरेस्ट पॉसिबिलिटी। हाँ, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अच्छी है, मानता हूं, सेकेंडरी से भी ज्यादा अच्छी है, लेकिन अटैक की साइट नहीं। सेकेंडरी अमीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतनी अच्छी तो नहीं है जितनी टर्शरी में है, लेकिन अच्छी खासी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, फिर भी ठीक ठाक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और अटैक की साइट भी। तो प्रोटॉन सबसे जल्दी सेकेंडरी अमीन पे अटैक। यहां पे थोड़ी सी बातें स्टेरिक हिंड्रेंस की समझेंगे। अगर ग्रुप चेंज करते जाओगे तो स्टेरिक हिंड्रेंस की ताकत भी बढ़ती और घटती चली जाएगी। तो मैं पहला ग्रुप ले ले रहा हूं, इफ R इज इक्वल टू CH3, और हम यहां पे बेसिक नेचर ऑफ एमीन्स, बेसिक नेचर ऑफ एमीन्स इन एक्वस मीडियम निकाल, ये ध्यान रखिए। तो उस केस में अगर मैं R की जगह यहां CH3 ले लूं तो सेकेंडरी एमीन मोस्ट बेसिक हो जाए, उसके बाद प्राइमरी एमीन्स, और लीस्ट बेसिक हो जाएंगे टर्शियरी एमीन्स।
और उसके बाद अमोनिया। ये R = CH3 का ऑर्डर। अब जरा ध्यान से देखो, अगर मैं R का स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ा दूं, इफ R = CH3CH2 मतलब C2H5, दैट इज C2H5, तो यहां पर ऑर्डर हमको मिलता है सेकेंडरी अमीन, और आई इफेक्ट बढ़ जाने के कारण इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत बढ़ जाती है, और टर्शरी अमीन्स आर फाउंड टू बी समवॉट मोर बेसिक देन प्राइमरी, क्योंकि यहां पर प्रोटॉन का अटैक इन कंपैरिजन टू प्राइमरी अमीन जल्दी हो जाता है। एंड देन अमोनिया। थोड़ा सा आई इफेक्ट में चेंज किया, स्टेरिक हिंड्रेंस भी चेंज हुआ, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी चेंज हुआ। तो बेटा जैसे जैसे ग्रुप चेंज करते चले जाओगे, यू विल फील देयर इज अ डिफरेंस इन द बेसिक नेचर। अगर आप और आगे ग्रुप चेंज करते जाओ तो प्राइमरी एमीन जैसे टर्शरी ब्यूटाइल एमीन की बात करें, हाँ वहां तक नहीं जाएंगे, हमारे कोर्स में नहीं। टर्शरी ब्यूटाइल एमीन की बात करें तो टर्शरी ब्यूटाइल एमीन के केस में प्राइमरी एमीन हाईली बेसिक, क्योंकि टर्शरी ब्यूटाइल एमीन के केस में जो टर्शरी एमीन है उसके पास कोई साइट नहीं बचती इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। आपको मालूम है टर्शरी ब्यूटाइल एक कार्बन पे 3 CH3, उस केस में हमारे पास सारी साइट्स ब्लॉक हो जाती, स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत पावरफुल हो जाती। तो ये दोनों बातें आपको याद रखनी चाहिए। इनको याद करने का एक मैं तरीका लिखा दे रहा हूं, ट्रिक। क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लास्ट टॉपिक एमीन में दिया गया है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आपका लास्ट टॉपिक एमीन, और वहां से क्वेश्चन आएगा जरूर। दो ही ग्रुप के बारे में है, दोनों ग्रुप मैंने डिस्कस कर दिए, एक CH3 और एक C2H5। बेटा सेकेंडरी के लिए मैं लिख रहा हूं S, फिर प्राइमरी P, और फिर टर्शरी। तो मैं एक चीज लिख देता हूं O मैं नीचे लिख देता हूं, और T यहां, स्पॉट लास्ट में A। स्पॉट मतलब दाग, नीचे सेकेंडरी, टर्शरी, प्राइमरी, स्टॉप। तो अगर CH3 है तो स्पॉट, C2H5 है तो स्टॉप। ध्यान रखना ये O साइलेंट। तो सेकेंडरी, प्राइमरी, टर्शरी का ऑर्डर तब रहेगा जब R = CH3 होगा, और अगर R = C2H5 हो गया तो यही ऑर्डर स्टॉप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा इन दोनों चीजों। तो मैंने यहाँ पर आपको एक बार दोबारा समझिए, मैंने आपको यहाँ पर एक बताया कि एक्वस मीडिया में इंडक्टिव इफेक्ट और स्टेरिक हिंड्रेंस दोनों ऑपरेट करते हैं, क्योंकि वहां एक्वस मीडिया में सॉल्वेशन इफेक्ट क्रिएट हो जाता है थर्ड आयन बॉन्डिंग के कारण। जैसे जैसे स्टेरिक हिंड्रेंस इंक्रीज होगा बेसिक नेचर डिक्रीज होगा। स्टेरिक हिंड्रेंस और इंडक्टिव इफेक्ट जब दोनों ऑपरेट करेंगे एक्वस मीडिया में, तो डिपेंड करेगा कि आपने ग्रुप कौन सा ले रखा। जो ग्रुप ले रखा है उस हिसाब से आपको बेसिक नेचर मिलेगा। जैसे अगर आपने ग्रुप CH3 ले रखा है तो सेकेंडरी सबसे ज्यादा, फिर प्राइमरी, फिर टर्शरी। और अगर आपने ग्रुप C2H5 ले रखा है तो आपको आपको सेकेंडरी, टर्शरी और प्राइमरी, मतलब टर्शरी विल बी समवॉट मोर बेसिक देन द प्राइमरी। आप ग्रुप और चेंज करते चले जाइए, यू विल गेट द डिफरेंट ऑर्डर्स। लेकिन आपके कोर्स में अभी आपको इन्हीं दोनों ग्रुप की स्टडी करनी। ये मैंने आप लोगों को बेटे इंडक्टिव इफेक्ट में बेसिक नेचर की थोड़ी बहुत जानकारी दी। एसिडिक और बेसिक नेचर इतना आसान नहीं कि सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट से कंट्रोल हो जाए।
बहुत जगह रेजोनेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है आपका, जिससे एसिडिक और बेसिक नेचर के बारे में बात करेंगे। वहां तक अभी नहीं जाएंगे, रेजोनेंस पढ़ाएंगे तो उसकी भी बातचीत करेंगे। तो ये इंडक्टिव इफेक्ट की मैंने कुछ एप्लीकेशंस आपको बताई। नेक्स्ट जो आपका इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है उसका नाम है इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट। चलिए बात करते हैं। उम्मीद है यहां तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट को ई इफेक्ट कहते हैं। बेटा इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट इज ए टेम्परेरी इफेक्ट, इंडक्टिव इज ए परमानेंट। इंडक्टिव इफेक्ट परमानेंट इफेक्ट, एक बार अगर ऑपरेट हो गया तो वो परमानेंटली बना रहेगा उस स्पीसीज। लेकिन इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट टेम्परेरी इफेक्ट है, पहली बात यही पर। इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट इज ए टेम्परेरी इफेक्ट। ये एक टेम्परेरी इफेक्ट, दैट इज polarity arises in the molecule on the requirement of the reagent, and as soon as the reagent is removed, compound attains its original position. Structure. टेम्परेरी इफेक्ट का क्या मतलब है, इसको समझिए। ये दो तरीके के हैं, उसको समझने के बाद ही आपको टेम्परेरी का मीनिंग समझ में आएगा। जैसे मैं कह रहा हूं प्लस ई इफेक्ट, क्लीवेज ऑफ multiple bond formed between two कार्बन एटम्स। देखिए दो कार्बन एटम के बीच में कोई मल्टीपल बॉन्डेड, लेट अस कंसीडर देयर इज अ डबल बॉन्ड, और हमने इसमें HBr का टैग किया है। HBr इज ए रिएजेंट एंड एल्कीन इज ए सबस्ट्रेट। ये सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल,
और HBr इज ए रिएजेंट, ये अटैकिंग स्पीसीज। जब HBr यहां अटैक करेगा तो ये पाई बॉन्ड हिट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन से टूट जाएगा। हिट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज और इस कार्बन पर निगेटिव चार्ज क्रिएट कर देगा। कार्बन का यहां पॉजिटिव चार्ज, Br निगेटिव इससे अटैक कर, इस कार्बन का यहां निगेटिव चार्ज, इससे H पॉजिटिव अटैक। तो पोलैरिटी अराइज हुई क्या? हाँ, कार्बन पे पॉजिटिव आया। एग्जैक्टली अगर सच्चाई देखें तो कुछ ऐसी पोलैरिटी अराइज। सबसे पहले H पॉजिटिव ने अटैक किया, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हुई, और H पॉजिटिव ने अटैक किया, इस कार्बन पर पॉजिटिव रह गया, कार्बोकैटायन बना, और इस कार्बन पर Br जुड़ गया। तो क्या पोलैरिटी अराइज हो रही है? हाँ, पोलैरिटी अराइज हो। कब अराइज हो रही? जब HBr ने अटैक। अच्छा, अब सॉरी, H पॉजिटिव ने अटैक, तो H पॉजिटिव यहां आके जुड़ गया और इस पर कार्बोकैटायन। अब इस कार्बोकैटायन पर न्यूक्लियोफाइल दैट इज Br नेगेटिव का और कंपाउंड ये बन जाएगा। तो पहले इलेक्ट्रोफाइल अटैक हो रहा है, फिर न्यूक्लियोफाइल अटैक हो रहा है, पोलैरिटी बन रही है, पोलैरिटी अराइज। लेकिन पोलैरिटी तब अराइज हुई जब HBr ने अटैक किया। तो अगर कार्बन कार्बन के बीच का कोई मल्टीपल बॉन्ड फिजन, बॉन्ड क्लीवेज होती है तो वहां पे प्लस ई इफेक्ट। अब मैंने कहा कि अगर मैं HBr को यहां से निकाल लूं तो क्या दोबारा यही बन जाएगा? जी हाँ, आप इसमें एल्कोहलिक KOH डाल, HBr यहां से निकल जाएगा, इस कार्बन कार्बन के बीच में दोबारा डबल बॉन्ड है। तो वो कह रहा है कि पोलैरिटी अराइजेस इन द मॉलिक्यूल एज द रिएजेंट अटैक्स एंड एज सून एज द रिएजेंट इज रिमूव, यहां से HBr निकाल ले जाओ, कंपाउंड अटेन्स इट्स ओरिजिनल पोजीशन या ओरिजिनल स्ट्रक्चर। तो ध्यान रखिएगा, प्लस ई इफेक्ट तब कहेंगे जब कार्बन कार्बन के बीच का मल्टीपल बॉन्ड किसी मैकेनिज्म में टूट रहा है, क्लीवेज हो रही है, बॉन्ड फिजन हो रहा है, उस केस में उसको पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है। तो निगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट किसको कहेंगे भाई? आगे बढ़ते हैं। अगर सेकंड पार्ट की मैं बात करूं और वहां लिखूं माइनस ई इफेक्ट, माइनस ई इफेक्ट, when cleavage of multiple bond form between carbon and any hetero एटम। हेट्रो एटम कौन से होते हैं बेटे? नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, ये हेट्रो एटम्स टेक्स प्लेस। इट इज द केस ऑफ माइनस ई इफेक्ट, ये माइनस ई इफेक्ट का केस। जैसे देखिए, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इसमें मैंने HCN का अटैक, पोलैरिटी अराइज होगी बिल्कुल 100%, ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा, हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन, कार्बन पे पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे निगेटिव, साइनोहाइड्रिन बन जाएंगे, OHCN।
ये कार्बोनिल कंपाउंड थे, एल्डिहाइड और कीटोन, ये कार्बोनिल कंपाउंड है। HCN रिएजेंट है अटैकिंग स्पीसीज, और यहां जो प्रोडक्ट बना वो साइनोहाइड्रिन। दोबारा बताता हूं कैसे हुआ, देखिए बॉन्ड ब्रेकडाउन हुआ, O पे निगेटिव आया और सबसे पहले CN निगेटिव ने यहां अटैक किया, मतलब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफाइल फर्स्ट अटैकिंग स्पीसीज, और उसके बाद H पॉजिटिव ने सेकंड स्टेप में अटैक किया और साइनोहाइड्रिन। तो क्या पोलैरिटी राइज हो रही है? बिल्कुल पोलैरिटी राइज हो रही है। कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन टूट रहा है, कार्बन पे पॉजिटिव ऑक्सीजन पे नेगेटिव, पोलैरिटी राइज हो रही है। अगर मैं इस HCN को यहां से बाहर निकाल ले जाऊं तो दोबारा कीटोन या एल्डिहाइड बन जाएगा, मतलब कार्बन कंपाउंड दोबारा फॉर्म हो जाएगा। तो वो ये कहने जा रहा है कि आई इफेक्ट या ई इफेक्ट, इन दोनों में यही डिफरेंस है कि आई इफेक्ट इज ए परमानेंट इफेक्ट और ई इफेक्ट इज ए टेम्परेरी इफेक्ट। दूसरी बात, एक और इंपॉर्टेंट बात मैं बताना चाहूंगा कि ई इफेक्ट अपने आप कुछ नहीं कर सकता, विदाउट आई इफेक्ट ई इफेक्ट कुछ नहीं कर सकता। तो इन दोनों को आपस में मिलाया गया। देखो मैं एक चीज बताता हूं, देखिए भाई यहां पर एक पॉइंट लिखता हूं फिर बताता हूं कि आई इफेक्ट is a permanent effect, but E effect is a temporary effect. इन दोनों को मिला के मतलब आई इफेक्ट प्लस ई इफेक्ट, दोनों को मिला के एक इफेक्ट बनाया गया जिसका नाम है इंडक्टोमेरिक इफेक्ट। और यही काम करेगा हर जगह। अकेला इंडक्टिव तो काम कर सकता है लेकिन अकेला इलेक्ट्रोमेरिक काम नहीं कर सकता। जैसे देखो एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए इस तरीके से आपको HBr का अटैक, तो बेटा अब ये बॉन्ड कैसे टूटेगा? ये डिपेंड करेगा कि इस पे ग्रुप कौन सा लगा है। इस पे ग्रुप लगा है प्लस आई। अच्छा यहां मैं कोई दूसरा ग्रुप भी लगा, जैसे मैं कहता हूं NO2 CH डबल बॉन्ड CH, उस केस में इस पे ग्रुप लगा है बेटे माइनस। अब अगर हम ध्यान से देखें तो जरा इन ग्रुप की एक्टिविटी, इन ग्रुप का इफेक्ट देखते हैं। CH3 इलेक्ट्रॉन डोनर है तो इलेक्ट्रॉन को धक्का देगा आगे की तरफ। NO2 इलेक्ट्रॉन स्नैचर है, इलेक्ट्रॉन खींच के अपने पास ले जाएगा तो इलेक्ट्रॉन को अपने पास पीछे की तरफ खींचे। दिखाई दे रहा? तो जरा इन दोनों के इफेक्ट को ध्यान से देखिए। CH3 इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप लगा हुआ था, NO2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर या स्नैचर ग्रुप लगा। तो ये बॉन्ड जो टूटेगा ये इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ धक्का दे रहा है, इसलिए इलेक्ट्रॉन इस तरीके से आगे की साइड जाएगा। ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा, मतलब इस कार्बन पे पॉजिटिव आएगा, इस कार्बन पे नेगेटिव आएगा। क्या इफेक्ट आएगा? उससे बहुत ताकतवर इफेक्ट आएगा बेटा। बीच वाले कार्बन पे पॉजिटिव आया, उस पर Br जुड़ जाएगा, और बाहर वाले कार्बन पे नेगेटिव आया, उस पर H जुड़ जाएगा। तो ये बन जाएगा मिडिल वाले कार्बन पे Br, बीच वाले कार्बन 2 ब्रोमोप्रोपेन की फॉर्मेशन हो जाएगी। 2 ब्रोमो प्रोपेन की फॉर्मेशन हो। लेकिन जब हमने HBr का यहां रिएक्शन कराया
तो जरा ध्यान से देखिए, NO2 अपने पास खींच ले जा रहा है, तो अब इस इलेक्ट्रॉन को NO2 की तरफ जाना पड़ेगा, मतलब नेगेटिव चार्ज अंदर वाले कार्बन पे है और पॉजिटिव चार्ज बाहर वाले कार्बन पे। समझ बात आ रही? तो जब तक इंडक्टिव इफेक्ट प्रमोट नहीं करेगा तब तक ये बॉन्ड टूटेगा नहीं। तो इस बॉन्ड के टूटने में इंडक्टिव इफेक्ट का काफी अच्छा रोल है। तो यहां क्या बन जाएगा, NO2 तो ये लगा ही हुआ था, और इससे CH निगेटिव से CH2, H पॉजिटिव, और बाहर पॉजिटिव जो आएगा CH2 पॉजिटिव से Br जुड़ा। तो यहाँ टर्मिनल कार्बन पर Br जुड़ा, यहाँ मिडिल कार्बन पे Br। तो इंडक्टिव इफेक्ट तो अकेला एप्लीकेबल हो सकता है, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट बिना इंडक्टिव इफेक्ट के काम नहीं करेगा। दैट्स व्हाई वी प्रपोज्ड ए न्यू वर्ड, इंडक्टोमैग्नेटिक इफेक्ट। ये एक नया वर्ड हम लोगों ने प्रपोज किया, और जो इंडक्टोमैग्नेटिक इफेक्ट है वही बताएगा कि बॉन्ड फिजन कैसे। ये बेटे हम लोगों ने आज इंडक्टिव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट जो है क्लास में मैं आपको रेजोनेंस की तरफ ले जाऊंगा, दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। और रेजोनेंस समझना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर मैकेनिज्म ऑफ केमिकल रिएक्शन पे कंट्रोल करना चाहते हो। तो हम लोग मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे रेजोनेंस।